हेलो दोस्तों, कैसा हो? मेरा नाम शुभम सानी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीपीएससी और यूपीएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके वन बाय वन क्वेश्चंस को मैं विद द यूज ऑफ एआई सॉल्व करके और आपके सामने रखूँ, राइट, ताकि आप इजीली उसको पढ़ सको। और मैं कोशिश करूँगा कि एवरीडे मैं 3 वीडियो अपलोड करूँ, राइट। मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं एक दिन में 3 वीडियो अपलोड करूँ, राइट, आप सबके लिए, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कंटिन्यूसली पढूं। और साथ साथ मैं ये कोशिश करूँगा कि आप सभी पढ़ो, राइट। वन बाय वन अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते हैं तो नहीं भी तो ये सीरीज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इंग्लिश में से क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप थंबनेल में देख ही लिया होंगे, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी द यूज ऑफ एआई मैंने सॉल्व किया है और आपको ये तरीका बहुत ही अलग और नया लगेगा और आई गारंटेड इसका आंसर पूरी तरीके से सही है, राइट। कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता, राइट। और आप इसको देखो, समझो और जितना हो सकता है कम टाइम में सीखने की कोशिश करो और स्पीडली इसको बूस्ट अप करो, राइट, ताकि उसको हम जल्दी कवर कर सके बिना कोई हिचकिचाहट के। तो आंसर पहले देखो कैसा लग रहा है ना। उसके बाद अगर हो सके तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाना और कंटिन्यूसली जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसको देखते रहना, क्योंकि हो सकता है हर कोई अपना मन में एक 50 तरह के विचार होती है कि आंसर सही है कि नहीं है। आप चेक कर लेना, ठीक है, 50 मरतबा देख के कि सही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया है उसको मैंने सामने रखा है, राइट। और एक चीज मैं बताता जाऊँ आपको कि इसमें क्या है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा, राइट। मतलब जो क्वेश्चन होता है किसी इंग्लिश में होता है, किसी को हिंदी में देना होता है, किसी को इंग्लिश में देना होता है, तो आप दोनों का ही नॉलेज ले लें, ठीक है। उसके हिसाब से आपको जो सही लग रहा है आप उसको चुनें, उसको याद करें, समझें और उसको दिमाग में बिठाएं। इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश सही है और हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में भी है। तो एक क्वेश्चन के मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से मैंने उसको सोल्यूशन दिया है, राइट, क्योंकि समझने में आसान है। सो या Critically examining the basic structure theory of the Indian Constitution, the basic structure doctrine is a significant judicial innovation in Indian constitutional law that ensures the supremacy of the Constitution while maintaining the balance between the Parliament's power to amend and the fundamental principles that form the Constitution's foundation. This doctrine was evolved by the Supreme Court to safeguard the essence of the Constitution from arbitrary amendments by the legislature. Introduction: the Indian Constitution is a dynamic document that allows amendments under Article 368 to accommodate the changing needs of society. However, to prevent the misuse of this power, the basic structure doctrine was formulated by the Supreme Court in Kesavananda Bharati v. State of Kerala, 1973. The doctrine holds that while Parliament can amend the Constitution, it cannot alter its basic structure, ensuring that the essential features remain intact. This principle was further reinforced in later cases such as Indira Gandhi v. Raj Narendra, 1975 and Manerva Mills v. Union of India, 1980. Basic features identified under the doctrine. Though the Supreme Court has not provided an exhaustive list, the following elements have been recognized as part of the basic structure of the Constitution. 1. Supremacy of the Constitution. 2. Sovereignty, unity and integrity of India. 3. Democratic and republican form of government. 4. Secular character of the Constitution. 5. Separation of powers. 6. Judicial review. 7. Rule of law. 8. Parliamentary system of government. 9. Fundamental rights and directive principles of state policy. 10. Free and fair elections. These principles ensure that democracy, fundamental rights, and the constitutional framework are not compromised by transient political motives. Critical analysis of the basic structure doctrine. 1. Strengths of the doctrine: protects the constitution from arbitrary amendments by restricting parliament's power to alter the fundamental framework. The doctrine ensures that the constitution is not distorted for political gains. B. It maintains constitutional supremacy. It prevents Parliament from enacting laws that could undermine the principles enshrined in the preamble and the Constitution. C. Ensures judicial independence and rule of law through judicial review. The doctrine empowers courts to strike down unconstitutional amendments, preserving democracy and individual rights. D. Preserves fundamental rights. Fundamental rights are protected from potential encroachments by the government, ensuring the protection of citizens' liberties. 2. Criticisms of the doctrine: a lack of constitutional basis. The basic structure doctrine is not explicitly mentioned in the Constitution. Critics argue that it is a judicial creation that overrides the constitutional provision granting Parliament the power to amend. B. Undermines parliamentary sovereignty. It places limitations on the amending power of an elected government, restricting the democratic mandate of Parliament.
C. Subjective interpretation by judiciary. There is no fixed definition of basic structure and its determination depends on judicial interpretation, leading to inconsistencies in rulings. D. Potential judicial overreach. Some critics argue that the doctrine gives excessive power to the judiciary, allowing it to overrule the decisions of a democratically elected parliament. A. Conflict between judiciary and legislature. The doctrine has led to tensions between the judiciary and legislature, especially in cases where the courts have struck down amendments passed by the government. Landmark cases strengthening the doctrine. 1. Kesavananda Bharati case 1973 introduced the doctrine, ruling that Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution. 2. Indira Gandhi v. Raj Narain 1975 struck down the 39th Amendment that sought to keep the election of the Prime Minister beyond judicial review. 3. Minerva Mills case 1980 strengthened the doctrine by ruling that the balance between fundamental rights and directive principles is part of the basic structure. 4. Vaman Rao case 1981 established that all amendments made after Kesavananda Bharati must conform to the basic structure. Conclusion. The basic structure doctrine plays a crucial role in preserving India's constitutional democracy by ensuring that essential principles remain unaltered. While it strengthens constitutional stability, its lack of a clear definition and judicial overreach concerns remain contentious. Despite its criticisms, the doctrine remains an essential safeguard against authoritarianism and political misuse of constitutional amendments. Thus, it serves as a necessary check on legislative power, ensuring that the Constitution remains a living document that upholds democratic values. भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। मूल ढांचा सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भारतीय संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण न्यायिक नवाचार है, जो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए संसद की संशोधन शक्ति और संविधान के मौलिक सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूलभूत तत्वों को मनमाने संशोधनों से बचाने के लिए विकसित किया गया था। परिचय। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की अनुमति देता है। हालांकि इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में मूल ढांचा सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। इस सिद्धांत को आगे इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण 1975 और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 जैसे मामलों में और अधिक मजबूत किया गया। मूल ढांचे के अंतर्गत पहचाने गए प्रमुख तत्व। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका कोई निश्चित सूची नहीं दी है, लेकिन निम्नलिखित तत्वों को मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। 1. संविधान की सर्वोच्चता। 2. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। 3. लोकतांत्रिक और गणराज्यात्मक शासन प्रणाली। 4. संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। 5. शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। 6. न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। 7. कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। 8. संसदीय प्रणाली। 9. मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 10. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि संविधान के मौलिक मूल्य जैसे लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक व्यवस्था किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए खतरे में न पड़े। मूल ढांचा सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। सकारात्मक पक्ष, संविधान को मनमाने संशोधनों से बचाता है। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संसद संविधान में कोई भी संशोधन करे, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को प्रभावित न कर सके। बीच संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखता है। ये सिद्धांत संविधान को सर्वोपरि रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून या संशोधन संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध न हो। सी. न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा करता है। संविधान की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से यह सिद्धांत न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह संवैधानिक संशोधनों को निरस्त कर सके। डी. मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इस सिद्धांत के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संसद के किसी भी दमनकारी संशोधन से बचाया जाता है। 2. सिद्धांत की आलोचना। नकारात्मक पक्ष, संवैधानिक आधार की कमी। मूल ढांचा सिद्धांत संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, बल्कि यह न्यायिक व्याख्या पर आधारित है। आलोचकों का मानना है कि यह सिद्धांत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को अनुचित रूप से सीमित करता है। बी. संसदीय संप्रभुता का हनन। ये सिद्धांत संसद की पूर्ण संप्रभुता, संशोधन करने की शक्ति को सीमित करता है, जिससे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की शक्ति बाधित होती है। सी. न्यायिक व्याख्या की अस्पष्टता। मूल ढांचा की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है और इसका निर्धारण पूरी तरह से न्यायपालिका की व्याख्या पर निर्भर करता है, जिससे निर्णयों में असंगति हो सकती है। डी. न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल ओवररीच। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह सिद्धांत न्यायपालिका को अत्यधिक शक्ति देता है, जिससे वह संसद द्वारा पारित संशोधनों को अपने विवेकानुसार मान्य कर सकती है। एक. न्यायपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष। ये सिद्धांत न्यायपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष को जन्म देता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां न्यायालय ने संसद द्वारा पारित संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। महत्वपूर्ण निर्णय जिन्होंने इस सिद्धांत को सुदृढ़ किया है। केशवानंद भारती मामला 1973। इस मामले में पहली बार मूल ढांचा सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की गई।
2. इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975। इस मामले में 39वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया गया, जो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर देता था। 3. मिनर्वा मिल्स मामला 1980। इस फैसले में ये घोषित किया गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना भी मूल ढांचे का हिस्सा है। 4. वामन राव मामला 1981। इस निर्णय में ये स्पष्ट किया गया कि केशवानंद भारती मामले के बाद किए गए सभी संवैधानिक संशोधनों को मूल ढांचे की कसौटी पर परखा जाएगा। निष्कर्ष: मूल ढांचा सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये संविधान को स्थायित्व प्रदान करता है और इसे मनमाने राजनीतिक संशोधनों से बचाता है। हालांकि इसके न्यायिक अतिक्रमण, संसदीय संप्रभुता के हनन और स्पष्ट परिभाषा की कमी जैसी आलोचनाएं भी प्रासंगिक है। फिर भी ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय संविधान एक जीवंत और स्थायी दस्तावेज बना रहे, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है और नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करता है। तो आशा पसंद आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको हो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मन में है, तो आप उसको इजीली कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि आप इससे रिलेटेड कंटिन्यूसली और भी सवालों को रखें जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के तहत हो, ताकि मेरा हेल्प हो सके। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, राइट, क्योंकि आप अगर खोल के बोलोगे तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है और मैं कंटिन्यूसली 2 और 3 और बनाऊंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद माय ऑन पर्टिकुलर चैनल, राइट। थैंक यू। राम राम।